हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हेमंत एजुकेट्स में। मेरा नाम है हेमंत नागपाल। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मोल कंसेप्ट के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। एट लास्ट हमने एंडिंग नोट पर ये किया था, हमने सीखा था निकालने नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले थे 3 केसेस में। पहला केस तो ये था जब हमें मान लो एटम्स दे रखे हो, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो जो कि n हो, तो हम क्या करते थे मोल्स के लिए हम क्या करते थे, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। दूसरा हमने देखा था अगर हमें वेट दे रखा है तो हम क्या करते थे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते थे, तब भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते थे। तीसरा, गैसेस के केस में अगर हमें वॉल्यूम दे रखा था तो हम मोलर वॉल्यूम या 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते थे। लेकिन ये वाला जो केस है गैसेस का, ये तभी अप्लाई होता था व्हेन कंडीशंस आर एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि एक एटमॉस्फेरिक तुम्हारा प्रेशर होगा और 0 डिग्री टेम्परेचर होगा या 273 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो आज जो हमने पढ़ना है वो वाला केस पढ़ना है जहां पर एसटीपी कंडीशंस ना हो। देखो, हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन में वो तुम्हें यही दे कि टेम्परेचर 0 डिग्री चल रहा है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक चल रहा है, तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। और ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं ये स्पेसिफिकली नीट के लिए, जेई के लिए, क्योंकि वो ट्रिकी क्वेश्चन देगा थोड़ा सा। और अगर तुम देखोगे अपनी एनसीईआरटी की बुक में तो फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ एसटीपी कंडीशन के ही क्वेश्चन है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान लगाना, क्योंकि कई बच्चों को मुश्किल भी लगेगा। देखो, तुम 10th से 11th में आते हो, काफी चीजें नई देखने को मिलती हैं और उसमें भी एक नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो उसको सीखो। बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो पहले लिख लो। और देखो, आज करना क्या क्या है, यही जो मैं तुम्हें एसटीपी के अलावा जो केस पढ़ाने वाला हूँ गैसेस के, वो पढ़ने हैं। और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं बहुत अच्छे। तो मैं एक बार ही ट्राई करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं मोल कंसेप्ट के। तो चलो पहले लिखते हैं। लिख लो, एक हेडिंग सी बना लो एक अपनी नोट्स में, व्हेन कंडीशंस at which the gas is given are not STP/NTP। जब हमारी कंडीशंस एसटीपी या एनटीपी ना हो तब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो यहां पर एक हमें इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, PV इज इक्वल टू NRT। तो लिख लो, we will use the equation PV इज इक्वल टू NRT, और इसी को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये तुम गैसियस स्टेट चैप्टर में अलग से पढ़ोगे। तो अगर बच्चों को लग रहा है कि अभी हमें नहीं पढ़ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार यार, छोटी सी इक्वेशन ही तो है, इसको पढ़ लो। जिसको छोड़ना है वो छोड़ भी सकता है। तो ये क्या है यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें भी क्या निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स। तो n निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वो आ गया PV/RT। अब बात कर लेते हैं कि इस इक्वेशन में यूज क्या क्या हो रखा है। P हमारा क्या है, नॉर्मल प्रेशर। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। भाई गैस का कुछ वॉल्यूम तो होगा ना, जैसे हम सिलेंडर लेके आते हैं एलपीजी का घर में, तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, 22 लीटर 23 लीटर। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। जैसे गाड़ी में सीएनजी भरवाते हैं यार, तो उसमें भी तो हम कहते हैं ना कि इतना सीएनजी आता है इसमें, या कोल्ड ड्रिंक में इतनी गैस भरी जाती है। तो ये है वॉल्यूम ऑफ गैस। आर यहां पर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी कुछ वैल्यूज हैं, वो अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें कैसे उन वैल्यूज को याद करना है और कहां कैसे उसको यूज करना है। और टी क्या है, वही हमारा टेम्परेचर इन केल्विन।
टेम्परेचर हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, और कन्वर्ट कैसे करना है वो मैं अपनी पहली वीडियो में तुम्हें बता चुका हूं। तो अब बात चल रही थी आर की, तो भाई आर को हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब आर की वैल्यूज क्या क्या पुट करते हैं हम, देखो डिफरेंट यूनिट्स में आर की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो लिख लो आर को हम यूज करेंगे 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल। अब बात है कि ये जो यूनिट्स है तुम्हारी, ये आई कैसे, जाउल पर केल्विन पर मोल आई कैसे। तो चलो अगर कोई इंटेलिजेंट है वैसे तो निकाल लेगा यार आराम से, एक बार ही निकाल के भी दिखाता हूं। आर यहां से ऊपर ले जाओ, एन को नीचे ले आओ, तो ये क्या है पीवी अपॉन एन टी। पीवी क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर लगा, वॉल्यूम बढ़ा या घटा, जैसे पिस्टन चलता है तो क्या करता है, काम। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, जाउल, डिवाइड में क्या है, एन की यूनिट क्या होती है, वही निकाल रहे हैं मोल। टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। तो आर की यूनिट क्या आ गई, जाउल पर केल्विन पर मोल। यही मैंने यहां पे लिखा है, जाउल पर केल्विन पर मोल। तो आर की एक तो हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, और दूसरी वैल्यू जो आर की हम लिख सकते हैं वो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ये कैसे आया भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एटमॉस्फेरिक, प्रेशर की एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम की लीटर। तो एटमॉस्फेरिक लीटर पर केल्विन टेम्परेचर के लिए, और पर मोल। तो सिंपली ये दो वैल्यूज हमें यूज करनी है डिपेंडिंग कि हमें क्वेश्चन में जो प्रेशर दे रखा है वो एटमॉस्फेरिक में दे रखा है, वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, या हमें डायरेक्ट जो है जूल को यूज करना है। तो ये हमें क्वेश्चन को देख के समझ आ जाएगा कि हमें कैसे जो है वैल्यूज को यूज करना है। और हाँ कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसको ले लेते हैं 8.314 को 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल। भाई कुछ नहीं है 8.314, इसको भी तो कैंसिल करोगे ऐसे आएगा ना, 3 8 24.3 8.314। और इसको सॉल्व करने के लिए कई बार हम इसकी वैल्यू लेते हैं 1/12 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ताकि हमारा काम जो है वो बन जाए आसान। तो अगर जो कंडीशंस हैं वो एसटीपी की नहीं है, और केस जो है सिर्फ गैसेस में बात कर रहा हूं, गैस गैस गैस, तो सिर्फ गैसेस में हम यहां पर लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन, सॉलिड्स और लिक्विड्स में नहीं लगाएंगे। तो यहां से हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तरीके एक बार देख लो। अगर तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, वेट दे रखा है तो डिवाइड कर देंगे मोलर वेट से, वॉल्यूम दे रखा है तो डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम से, और अगर कंडीशंस ही एसटीपी से चेंज कर दी तो यहां पर एन का फॉर्मूला आ जाएगा पीवी अपॉन आरटी। तो यहां पर थ्योरी होती है खत्म, सिर्फ मोल्स की, मतलब कैलकुलेशन ऑफ मोल की थ्योरी खत्म होती है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां तुम अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख सकते हो, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट इन 2 लीटर वेसल एट 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 300 केल्विन टेम्परेचर। देखा, मैंने तुम्हें यही बोला था कि जो एसटीपी की कंडीशन है वो हर बार नहीं दी जाती। अब प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक की जगह 5 कर दिया, और टेम्परेचर भी तुम देख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 273 केल्विन नहीं है। तो अब यहां पर हमें क्या निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। मास निकालने के लिए हमें पता है पहले क्या निकालने पड़ेंगे कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है कितना। जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास भी आ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो लगेगी यहां पे कौन सी इक्वेशन, देखो हमें ये पता लग गया एसटीपी कंडीशन नहीं है, तो इक्वेशन तो लगनी है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहां पर प्रेशर कितना दे रखा है 5 एटमॉस्फेरिक, लिख दो। वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर्स, ये भी लिख दिया, इज इक्वल टू एन हमें निकालना है। देखो ये लीटर, वॉल्यूम लीटर में और प्रेशर एटमॉस्फेरिक में, तो यहां पर जो वैल्यू यूज होगी वो होगी लीटर एटमॉस्फेरिक वाली 0.0821। तो यहां पर अगर हम लिखना लगे तो आर की वैल्यू लिखेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, और यहां पर टेम्परेचर कितना दे रखा है 300
केल्विन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 2 10 और 0.0821 को मैंने तुम्हें बोल रखा है क्या लिख सकते हैं 1/12 इंटू 300 इज इक्वल टू n। तो एक काम करो, ये 12 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 120 डिवाइडेड बाय 300 कैंसिल कर देते हैं। 2 6 12, 2 15 30, 3 2 6, 3 5 15। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2/5। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमें क्या निकालना है वेट, मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो केमिस्ट्री में वेट और मास में कोई हम डिफरेंशिएट नहीं करते, जो वेट है वही मास है, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। तो हमें निकालना है वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर हमारा वेट आ जाएगा 2/3 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, और हमने मान लो निकाल दिया ऐसे आंसर 32/3। ऑप्शन में भी था, तुमने टिक भी कर दिया, लेकिन ये जो तुम्हारा आंसर है ये हो जाएगा गलत। अब भाई ये मैंने जान के तुम्हें क्यों बोला, क्योंकि ये गलती बच्चे करते हैं, तो मैं एक बारी करके दिखाई देता हूं कि ऐसा भी हो जाता है। तो यहां पर यहां पर 2/5 आएगा। अगर तुमने यहां पर मास रख दिया ऑक्सीजन का 16 तो गलत हो जाएगा। तो 2/5 इंटू ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस O2। जब भी हम बात करते हैं गैसेस के बारे में तो हम क्या बोलते हैं, डायटोमिक गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है। हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक है, क्योंकि वो मतलब डायटोमिक एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर O2 रखना है, तो 16 इंटू 2 करना पड़ेगा 32। तो यहां पर जो आएगा हमारे पास 2 2 4, 64 डिवाइडेड बाय 5। तो जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आएगा 12.8 ग्राम्स। एक बार कैलकुलेशन तुम अपने आप भी करके देखा करो, करके देख ही लेते हैं। 5 12 60 बचे 4, हाँ तो 5 8 40, 12.8 ग्राम। तो यहां पर हमारा जो मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया वो आ गया 12.8 ग्राम्स। तो देखा हमने पहले आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, नंबर ऑफ मोल्स निकाला, और जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लिया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर अपनी स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्रिस्टल ऑफ CuSO4.5H2O, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, 50 ग्राम ले रखे हैं हमने, 50 ग्राम ले रखा है इसका सैंपल। फाइंड द मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट। तो हमें निकालना है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है उसका मास क्या होगा, और हमें दे के रखा है गिवन मास ऑफ कॉपर इज 64 ग्राम पर मोल। अब जितना तुमने मोल कंसेप्ट पढ़ा है लगा के देख लो कैसे निकालोगे मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो जब भी मास निकालना है तो पहले मोल्स तो निकालने ही निकालने हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि निकालेंगे कैसे, तो चलो मैं तुम्हें सॉल्यूशन करवाना शुरू करता हूं। देखो पहले तो हमें सैंपल कितना ले रखा है 50 ग्राम, तो गिवन वेट जो है वो है गिवन वेट W कितना है 50 ग्राम। अब हमें निकालने हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें क्या चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले हमें मॉलिक्यूलर वेट भी तो पता होना चाहिए इसका, मॉलिक्यूलर वेट या मास कुछ भी लिख लो, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वो कितना होगा, कॉपर का ऐसे लिखा हुआ है CuSO4.5H2O, तो कैलकुलेट कर लो जल्दी से। 64 कॉपर का प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, 16 4 जा 64 प्लस वाटर कितने हैं 5 मोल्स, तो 18 इंटू 5 हो गया 90। जब इसको ऐड करेंगे 9 6 15 15 3 18 18 6 24 और ये 4 2 6 4 10, तो ये आ जाएगा 250 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया 250 ग्राम पर मोल। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स n कितना हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 50 डिवाइडेड बाय 250, तो यहां से 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2
मोल्स ऑफ, ये किसके मोल आए, कॉपर के आए, पानी के आए, किसके आए, ये आए CuSO4.5H2O के। क्यों भाई, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी इसी का यूज किया है, गिवन वेट ऑफ सैंपल भी टोटल का है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी इसी के आएंगे CuSO4.5H2O के। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब एक चीज यहां से ऑब्जर्व करो, चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। जब हमारे पास एक मोल CuSO4 होता है, एक मोल CuSO4.5H2O कंटेन्स, इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जब ये एक मोल होता है तो इसमें होते हैं 5 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो 1 मोल ऑफ CuSO4.5H2O कंटेन्स 5 मोल्स ऑफ H2O। अब हमारे पास ये एक मोल तो है नहीं, है कितना, 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O विल कंटेन, भाई एक मोल में 5 मोल हैं तो 0.2 मोल में कितने होंगे, निकाल लेते हैं। 5 मोल है एक मोल में, मल्टीप्लाइड बाय कितने में चाहिए, 0.2 मोल में। देखो 5 मोल H2O है एक मोल CuSO4.5H2O में, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मोल, तो आ जाएगा यहां से 1 मोल ऑफ H2O, मतलब 1 मोल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा इसमें। क्या हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालो, नहीं, हमें क्या बोला है, मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मोल्स तो आ ही गए हैं, तो मास निकालने के लिए मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी इक्वल टू, एक मोल है हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या होता है, देख लो, H2O इज इक्वल टू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो हो गया 18। तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 18 ग्राम्स। तो यही हमारा आंसर आ गया। पहले क्या किया, इस पूरे सैंपल के मोल्स निकाले, मोल्स हमें पता चले इसमें तो 0.2 ही है। अगर एक मोल होता तो 5 मोल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते, तो 0.2 में कितने रह जाएंगे, सिर्फ 1 मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो 1 मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वेट होता है 18 ग्राम। सिंपल, देखने में क्वेश्चन लग रहा था बड़ा ही टफ। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेंस में, एडवांस में तो इससे भी ज्यादा एडवांस आ सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो यहां पर देख लेते हैं एक नया क्वेश्चन। ट्राई करके देखना है तो कर सकते हो, मेरे सॉल्व करने से पहले पॉज करो वीडियो को और खुद सॉल्व करके देखो। मीथेन CH4 इज टेकन, मीथेन का फॉर्मूला होता है। अब देखो ये भी नहीं पता होगा 11th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको, हालांकि तुम्हें 10th क्लास में होमोलोगस सीरीज में पढ़ा होगा। अगर किसी को याद नहीं है तो आगे भी पढ़ेगा। मीथेन का एक बार याद कर लो कि इसका फॉर्मूला होता है CH4। बोला क्या है, इसका 8 ग्राम सैंपल जो है हमने लिया है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। वाह भाई, एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे पहली बात जो हमें निकालनी है वो हमें पता ही है। 8 ग्राम सैंपल दे रखा है तो पहले हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। पहले तो मीथेन कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, तो लिख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला तुम्हें बताया हुआ है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर नहीं पता CH4 का तो निकाल लेते हैं, कार्बन का 12 प्लस 4 हाइड्रोजन का 4 × 1 4, तो आ गया 16 डिवाइडेड बाय 16 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया यहाँ पे 1/2, इसी को हम कह सकते हैं 0.5 मोल्स। तो 0.5 मोल्स ले रखे हैं CH4 के। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। तो लिख लो, अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। अब अगर हम बात करें टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे कितने, तो वी हैव कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये हमें पता लग गया। तो इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं पहले, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखो अगर एटॉमिक स्पीशीज है, तुम अपनी क्लास 10th में पढ़ के आए होगे, हम एटम को लिखते कैसे हैं। कोई भी अगर हमारे पास X एलिमेंट है तो यहां पर Z उसका एटॉमिक नंबर और A उसका मास नंबर। तो यहां पर कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं,
कार्बन का पहले तुम मेरे को ये बताओ एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो यहां पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए 6 प्लस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन में 1 इंटू 4, तो यहां पर आ गया 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स। चलो ठीक है, और उसने क्या पूछा है, प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स भी निकाल लेते हैं। अगर तो स्पीशीज एटॉमिक है, आयंस नहीं दे रखे, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर होता है इक्वल। तो प्रोटॉन्स अब कार्बन में कितने हो गए, प्रोटॉन्स भी 6, एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो रिवाइज करो, अगर कहोगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्लस अब हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, एक हाइड्रोजन में 1, तो 4 हाइड्रोजन में 4, तो 10 हमारे पास आ गए प्रोटॉन्स। तीसरी चीज क्या है, न्यूट्रॉन्स। अब कार्बन में न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, 6। देखो एटॉमिक मास कैसे मिलके बनता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। कार्बन का हमें पता है एटॉमिक मास क्या है 12, तो आया कैसे होगा, प्रोटॉन्स भी 6 प्लस न्यूट्रॉन्स भी 6, तो 6 + 6 12। तो कार्बन में न्यूट्रॉन्स भी आ गए 6 प्लस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स कितने, 0। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और वो 1 प्रोटॉन की वजह से होता है, तो यहां पर प्रोटॉन जो आ गए वो आ गए 0, तो न्यूट्रॉन्स टोटल कितने हो गए, 6 + 0 6 न्यूट्रॉन्स। तो ये हमें पता लग गए एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ, ऐसे लिख लो CH4 हैज। कई बार ऐसा होता है ना, मैं अपने दिमाग से लिखता रहता हूं 1 मॉलिक्यूल हैज, लेकिन तुम्हें भी बताना जरूरी है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो ये एक मॉलिक्यूल में है, हमें किस में चाहिए, 1 मोल मॉलिक्यूल में। सो 1 मोल मॉलिक्यूल विल हैव 1 मोल ऑफ CH4 विल हैव, एक में इतने हैं, तो 1 मोल में कितने होंगे, 10 इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स 10 इंटू Na नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 6 इंटू Na नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये कब होगा, जब 1 मोल ऑफ CH4 होगा। तो क्या यहां पर 1 मोल CH4 है, नहीं, यहां पर कितना मोल है CH4 का, आधा। तो यहां पर हमें आधे मोल के लिए निकालना पड़ेगा। तो देखो ये सब मैं तुम्हें स्टेप वाइज करके बता रहा हूं, तो तुम्हें लंबा लग रहा है, एक बार तुम्हें समझ आ गया तो तुम फटाफट करोगे। तो 0.5 मोल ऑफ CH4 विल हैव, एक में 10 थे तो 0.5 में कितने हो जाएंगे, जब एक में 10 हैं तो 0.5 में आधा ही होंगे, तो आ जाएगा 5 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इंटू Na को क्या लिख सकते हैं, 5 मोल्स इज इक्वल टू 5 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली ऊपर करके लिख रहा हूं, इधर 10 Na थे तो सिमिलरली इसका हाफ हो जाएगा 5 मोल प्रोटॉन्स। कोई ये मत लिख देना 5 प्रोटॉन्स, भाई 5 इंटू Na को मैंने 5 मोल लिखा है, क्योंकि Na को क्या लिखते हैं 1 मोल, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 5 मोल प्रोटॉन्स एंड 6 Na न्यूट्रॉन्स थे 1 मोल में, तो 0.5 मोल में हो जाएगा 3 मोल न्यूट्रॉन्स। तो देखो मेरा गला भी बैठ गया, इतना लंबा क्वेश्चन था। 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5 मोल प्रोटॉन्स आ गए और 3 मोल न्यूट्रॉन्स आ गए, तो यही है हमारा आंसर। तो तुम्हें लग रहा होगा कि जो मूल कंसेप्ट है बड़ा आसान सा है, 2-3 फॉर्मूले रट लिए उससे बात बन जाएगी, तो ऐसे नहीं होता, थोड़ा दिमाग यहां पर लगाना पड़ता है। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहां पर अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देखो, 10 मोल्स ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ P4 व्हाइट फॉस्फोरस, इसको व्हाइट फॉस्फोरस कहते हैं, एंड 1 मोल ऑफ H4P2O7 इज टेकन। मतलब ये पूरा मिक्स करके सैंपल लिया है। आउट ऑफ ऑल दिस सैंपल ऑल फॉस्फोरस इज टेकन आउट, सारा का सारा फॉस्फोरस जो है वो निकाल दिया गया एंड कन्वर्टेड इनटू P4, और उसको P4 में कन्वर्ट कर दिया। अब वो बोल रहा है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 ऑब्टेन हुए।
तो भाई किसी का मन कर रहा है तो ट्राई कर लो, ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को अगर तुम खुद से सॉल्व करोगे। अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो मैं बैठा हूं ना, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो 10 मोल्स ऑफ H3PO4 है, 2 मोल्स ऑफ P4 है और H4P2O7 का 1 मोल है। और हमने क्या किया है, इस पूरे सैंपल में से फॉस्फोरस निकाला है। तो हम पहले देख लेते हैं कि इस पूरे सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस हैं कितने। तो लिख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस। भाई जब फॉस्फोरस निकाला है, फॉस्फोरस से ही P4 बनाया है, तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना फॉस्फोरस उसमें थे कितने। तो देखो 1 मोल H3PO4 में, यहां पर देखो इसको कैसे लिखूं, ऐसे लिख लो H3PO4। 1 मोल H3PO4 में 1 मोल फॉस्फोरस का है, तो 10 मोल H3PO4 में 10 मोल फॉस्फोरस के हो गए, प्लस P4 को भी लिख लेते हैं। P4 में 1 मोल P4 में 4 फॉस्फोरस हैं, तो 2 मोल P4 में 8 फॉस्फोरस होंगे, प्लस आ रहा है ना समझ। अब तो मजा आने लग गया होगा। H4P2O7 लिख लेते हैं, H4P2O7। 1 मोल H4P2O7 में 2 फॉस्फोरस है, देखो 2 मोल फॉस्फोरस, तो 1 मोल में कितने होंगे, वही तो 1 मोल में ही तो 2 फॉस्फोरस हैं, तो 1 मोल में 2 मोल फॉस्फोरस, तो टोटल कितने आ गए 20 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस। अब वो बोल रहा है ये सारा निकाल लिया, ठीक है भाई निकाल लिया, एंड कन्वर्टेड इनटू P4। P4 क्या है, कलेक्शन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 कितने आ जाएंगे, टोटल फॉस्फोरस था 20 और कलेक्शन किसका है 4 मोल्स का, तो 20/4 इज इक्वल टू 5। तो 5 मोल्स ऑफ P4 विल बी ऑब्टेन्ड, 5 मोल्स ऑफ P4 विल बी ऑब्टेन्ड। स्पेलिंग लिख लेना भाई, ये मत समझना कि सर तो बिल्कुल ही अनपढ़ है। तो 5 मोल्स P4 के जो है वो हमें मिल गए। क्वेश्चन कैसा लग रहा था, कितना टफ, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे फंस के छोड़ देते हैं, यार इतना लंबा कौन सॉल्व करेगा। तो भाई मैं थक चुका हूँ। 4 ये हो गए क्वेश्चन, तुम्हें बता दिया कि कैसे जो है हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी, हमें एसटीपी या एनटीपी कंडीशन नहीं दे रखी होंगी। तो मैंने अपना काम कर दिया कंप्लीट, नंबर ऑफ मोल्स बता दिए कैसे निकालने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ऐसे धांसू करवाए हैं कि इसकी प्रैक्टिस करते रहो, और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।